भारत नेपाल संबंध। ये हमारा देश है भारत, ये है बीच में नेपाल और ऊपर आप देख रहे होंगे एक देश है चाइना। इस आधार पे इन तीनों देशों को एक साथ आप देखेंगे तो आपको नेपाल की अवस्थिति और नेपाल के महत्व को आप समझ पाएंगे कि नेपाल की क्या इंपॉर्टेंस होगी। अब देखिए नेपाल पे आप खुद सोचिए, जहां पर अवस्थित है समान दूरी का सिद्धांत काम करता है। भारत से और चाइना से दोनों से समान दूरी है नेपाल की। ऐसे में कई बार नेपाल जो है चाइना के प्रभाव में आ जाता है और कई बार जो है भारत के साथ रहता है। भारत विरोधी सुर भी नेपाल में देखने को मिलते हैं। तो आज के सेशन में इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार नेपाल जो है भारत के विरोध में कैसे आ जाता है, क्या कारण है, क्या रीजन है। देखिए नेपाल में अभी नया नवेला लोकतंत्र है और अभी लोकतंत्र परिपक्व नहीं हुआ है। अभी नया संविधान आपका 2015 में बन के तैयार हुआ और उसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार का गठन हुआ, ठीक है। लेकिन लगातार समय समय पर हम देखते हैं कि नेपाल में अभी भी राजनीतिक स्थिरता की स्थिति नहीं है, राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति वहां पर देखने को मिलती है। और नेपाल में राजनीतिक नेतृत्व जो है वो कई सारी महत्वाकांक्षाओं को भी लगातार देखने को मिलता है और ये राजनीतिक अपरिपक्वता का ही द्योतक है। अभी भी नेपाल तय नहीं कर पा रहा कि उसका हित किसके साथ है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में जब कोई भी देश में अभी नया नया लोकतंत्र होता है, नई नई सरकार चुन के आती है, तो ऐसे में बाह्य शक्तियों का हस्तक्षेप होना बहुत बढ़ जाता है और यह चीज हम नेपाल की आंतरिक राजनीति में देखने को पाते हैं। तो आखिरकार नेपाल जो है चाइना कार्ड कैसे खेलता है, पॉइंट बाय पॉइंट आप इनको चीजों को समझिएगा भी और लिखते भी जाइएगा। देखिए मैं यहां पे कुछ पॉइंट बता रहा हूं। अभी देखिए नेपाल में हो क्या कर रहा है, एक नवीन वर्ग का उदय हो रहा है। नेपाल में नई पीढ़ी आ रही है ना, नई जनरेशन आ रही है। जैसे आप अपने देश में देख रहे हैं नई जनरेशन आ रही है, नई युवा पीढ़ी जो है देश का नेतृत्व कर रही है। वैसे ही नेपाल में भी जब से लोकतंत्र आया है नए नए लोग जो है उभर के राजनीति में आ रहे हैं, ठीक है। और वहां की जनता भी जो है, तो वो जब भारत और नेपाल दोनों को कंपेयर करते हैं तो कई मामलों में देखते हैं कि चीन जो है भारत से डेवलपमेंट में बहुत आगे निकल गया है। एक अब देखिए क्रम से समझिएगा, मैं कई सारे पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। और जो चीनी विकास मॉडल है उसको जो है अपने ज्यादा नजदीक मानते हैं, उसको लेकर बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। तो ये चाहते हैं कि अभी चूंकि नई अर्थव्यवस्था है और इस अर्थव्यवस्था को, नई लोकतांत्रिक व्यवस्था को चीनी मॉडल पर लेकर के चले और इस कारण से भी जो है ये चीन के नजदीक जा रहा है। एक कारण ये है चीनी आर्थिक मॉडल। और यही कारण है कि जब वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव आया, OBOR, तो उसका चीन हिस्सा बन गया। वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव का चाइना, नेपाल हिस्सा बन चुका है, जबकि भारत नहीं चाहता कि नेपाल इसका हिस्सा बने। तो एक तो यह देखने को मिलता है। दूसरा, चीन की अपनी पॉलिसी है कि जितने भी पड़ोसी देश हैं, जितने भी भारत के संपर्क के देश हैं, उन सभी पर निवेश किया जाए बड़े पैमाने पर। तो चाइना जो है बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है, यहां पे नेपाल को ऋण उपलब्ध करा रहा है। नेपाल पर निवेश वहां की बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार भी कर रही है, लेकिन चाइना की तुलना में कम है हमारा निवेश। तो नेपाल पर निवेश करना। दूसरा, चीनी आर्थिक मॉडल के प्रति युवाओं का एक जो दृष्टिकोण है वहां पे, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। यहां पे पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। मैं पॉइंट यहां पे कुछ लिख रहा हूं। चीनी आर्थिक मॉडल का प्रभाव। हम लोग भारत में रहते हैं लेकिन समय समय पर बात करते रहते हैं कि देखो चाइना की जनसंख्या हमारे बराबर है, हमारे साथ ही आजाद हुआ था और देखो कितनी तेजी से इकोनॉमी बूस्ट कर गई वहां की। हम लोग खुद कंपेयर करते हैं। ऐसे में नेपाल क्यों नहीं करेगा? तो नेपाल को ये मॉडल ज्यादा पसंद है, जबकि ये लॉन्ग टर्म मॉडल नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म सब नहीं सोचते ना। दूसरा, निवेश, चीनी निवेश, ये भी हस्तक्षेप का कारक बनता है। जितनी भी चीन की नई नई परियोजनाएं हैं उनमें चीन का निवेश बड़े स्तर पर देखने को मिलता है, ठीक है। ये हम देखने को पाते हैं। दूसरा क्या है,
कि जो हमारी गवर्नमेंट लगातार प्रयास तो करती है, लेकिन चाइना में क्या, वो नेपाल में क्या है, जब वहां पर सत्ता परिवर्तित होती है तो वहां पे चीन का प्रभाव बहुत तेजी से देखने को मिलता है। जब नेपाल में वामपंथी सरकार सत्ता में आती है, नेपाल में वामपंथी सरकार, तो ऑब्वियस सी बात है वो साम्यवादी विचारधारा, माओवादी विचारधारा, नेपाल की जो विचारधारा है पूरी तरीके से चीन की तरफ पे वो झुक जाता है। ठीक है, चीन से दिशा निर्देशित होता है। जैसे कि केपी शर्मा ओली जो थे आपके, केपी ओली, उनके प्रधानमंत्री काल पे हमने देखा, और चाइना हस्तक्षेप फिर करता है प्रॉपर वहां की विदेश नीति से लेकर सभी मुद्दों को लेकर। तो केपी ओली जो वहां के प्रधानमंत्री थे वो वामपंथी सरकार से का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और जब नेपाल में चाइना के जो राजदूत हैं उनका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, राजनीतिक दृष्टि से भी वो सक्रिय देखने को मिलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, ये सारी चीजें भी देखने को मिलती हैं। तो एक बार वामपंथी सरकार जब वहां बनती है तो इसको देखने को भी बड़े स्तर पर हमें देखते हैं। दूसरा, अभी नेपाल में जो है विकास की गति बहुत धीमी है, विकास की गति बहुत धीमी है। ऐसे में जो चीन के द्वारा निवेश मिल रहा है इनको बड़े तेजी से, तो उससे जो है इनका प्रभाव काफी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए, है ना, डेवलपमेंट के नाम पे चाइना से खूब पैसा लेकर के भी सरकारें वहां पे चल रही हैं। ठीक है, तो ये भी देखने को आप मिलिएगा। इसके अलावा और क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जब भी यहां पर वामपंथी सरकार आती है तो वामपंथी सरकार आने के कारण से एक जो है वहां पे लॉबी क्रिएट हो जाती है जो चाइना के समर्थन की होती है। वामपंथी सरकार के आते ही चीन समर्थित लॉबी का बन जाना, लॉबी जिसमें बड़े बड़े विचारक होते हैं, वहां के बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, ये सब मिलकर के एक जो है बड़ी विचार राजनीतिक दल होते हैं, सब एक लॉबी क्रिएट करते हैं। ठीक है, और चीन के द्वारा जो आर्थिक कूटनीति है, चीनी निवेश को हम बोल सकते हैं आर्थिक कूटनीति, चीन की आर्थिक कूटनीति, उसका जो सहारा चीन ले रहा है, इसका प्रभाव भी सबसे ज्यादा हुआ है। चीन के जो युवा हैं वो चीनी आर्थिक मॉडल से बहुत ज्यादा प्रभावित है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, नेपाल की सामाजिक आधारित संरचना के विकास में भी चीन लगातार हस्तक्षेप करता है, और इसी कारण से नेपाल को बड़े पैमाने पर पैसा उपलब्ध करा के, धन उपलब्ध कराकर वहां पर भारत विरोधी भावनाओं को वो लगातार कहता है कि भाई भारत जो है क्या कर रहा है, आपकी संप्रभुता पे हस्तक्षेप कर रहा है, ये कहता है। ठीक है, देखिए 1950 में नेपाल के साथ हमने भारत नेपाल शांति समझौता किया था। उसमें कई सारी चीजें, जैसे कि नेपाल की जो विदेश नीति है, वहां के जो अस्त्र शस्त्रों को लेकर खरीद फरोख्त है, उन सब के लिए भारत के साथ उसका संबंध अच्छे रहना बेहतर है। लेकिन ऐसी कंडीशन में अभी क्या हुआ, 1956 से 1956 से ही नेपाल में जो है ना चाइना कार्ड खेलना नेपाल ने चालू किया। नेपाल के प्रधानमंत्री जब चीन की यात्रा पर गए तो कई सारे समझौते वहां पर हुए 1956 में। ठीक है, और उन समझौतों में के बाद जो है 1961 में चीन का जो है एक समझौता हुआ, चीन नेपाल सीमा समझौता। ठीक है, मैं यहां पे लिख लेता हूं, चीन नेपाल सीमा समझौता, नेपाल सीमा समझौता। और इसके इस समझौते के तहत बॉर्डर्स में रोडें बना रहा है बड़ी तेजी से चीन। ठीक है, आर्थिक मदद उपलब्ध करा रहा है, लासा से काठमांडू तक जो है तिब्बत की राजधानी जो है ल्यासा से लेकर काठमांडू तक सड़क बनाने का काम कर रहा है, विशेष आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। तो इन सभी दृष्टिकोणों से देखें तो भारत विरोधी भावनाएं यहां पर उजागर हो रही हैं, और ऐसे में चीन का प्रभाव लगातार नेपाल में बढ़ता जा रहा है। वहां पर लोकतांत्रिक आंदोलन भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक आंदोलनों को भी बढ़ावा मिल रहा है। चीन के द्वारा उग्रवादी संगठनों को भी भारत के खिलाफ यहां पे उकेरा गया है। नेपाल में उग्रवादी आंदोलन, माओवादी तभी तो यहां पर है बड़ी मात्रा में आंदोलन, जिसमें माओवाद का जन्म दिया इन्होंने।
अब यहाँ के माओवाद ने यह है कि राजनीति के साथ आकर के जुड़ गए। ये बहुत सारे माओवादी नेता चीन के साथ जुड़े हुए हैं, चीन ही उन्हें फंडिंग करता है, तो बहुत सारी उग्रवादी गतिविधियां यहां पर दिखाने को चीन को मिल रही हैं। तो चीन लगातार जो है एंटी इंडिया पॉलिसी यहां पे चलाता है नेपाल की विभिन्न माध्यम से। लेकिन चीन की एक तरीके से समझिए कि चीन की मंशा नेपाल को बहुत बेहतर करने की नहीं है कि चीन को बहुत बेहतर बना दे, बस मुद्दा यह है कि वो किसी तरीके से बरगला करके चीन को लेकर के चला है। और इससे भारत और चीन के भी जो संबंध है वो संबंध जो है आपके समय समय पर तनावपूर्ण होते रहते हैं, हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति हमारी आ जाती है, चीनी कारक लगातार आ जाते हैं। ठीक, देखिए भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का नाता है। रोटी बेटी का मतलब समझते हैं, नेपाल के लोग यहां से रोजगार प्राप्त करते हैं, आपको भारत के हर हिस्से में नेपाल के लोग मिल जाएंगे। ठीक है, हमने कोई रोक टोक नहीं रख रखी है, उनके लिए विशेष प्रावधान कर रखे हैं। आइए भारत में रहिए, व्यापार करिए, अपना जो है आप बढ़िया से यहां पे काम करिए, सबसे अच्छे पड़ोसी के तौर पे हम देखते हैं। लेकिन बीच बीच में जो ये संबंध बिगड़ते हैं ना, इसमें नेपाल की सक्रियता के ज्यादा चाइना की सक्रियता होता है, चाइना का हस्तक्षेप ज्यादा होता है। ठीक है, चाइना लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है जिसके कारण से स्थिति खराब होती रहती है। ठीक, तो भारत को चाहिए कि भारत नेपाल के साथ जो पॉलिसीज हैं, जो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हैं, उनको रिव्यू करें और इनके नेपाल के बीच में चाइना का जो सहयोग है उसको कम करें। ठीक है, नेपाल की सेना जो है चीन की पीपुल आर्मी के साथ ज्यादा संबंध डेवलप कर रही है, सैन्य संबंध, सेना को सहयोग, ऊर्जा संबंध, ऊर्जा, तकनीकी, ये सब चीन के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। तो भारत सरकार को चाहिए कि अपने पड़ोस के स्ट्रेटजिक यानी सामरिक स्थिति को ध्यान में रखें। सामरिक मतलब एक बफर स्टेट के तौर पे है, तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है भारत के लिए। देखिए चीन अपना हित देखता है और चीन की हमेशा मंशा यही रहती है कि कैसा ना कैसे करके किसी भी देश का कैसे शोषण किया जाए। ठीक है, वन चाइना पॉलिसी का समर्थन भी नेपाल करता है। ठीक है, भारत विरोधी नीतियों से भी जुड़ाव देखने को मिलता है। तो ये आपका भारत और नेपाल के बीच में चीनी फैक्टर हैं, चीनी कारक हैं। कुछ पॉइंट आप लोग और ऐड करिएगा इसमें। ठीक, इस कारण से संबंध खराब रहते हैं। बीच बीच में हम देखते हैं, खासकर जब वामपंथी सरकार बनती है तो ये तनाव बड़े स्तर पर बदल जाते हैं, तनाव की संख्या बढ़ जाती है। कभी विवादित मानचित्र लेकर के आ जाएगा, कभी नदी विवाद लेकर के आ जाएगा, कभी जो है मधेसी का मुद्दा होता है ना, कभी यहां पर चीन का द्वारा जिस तरीके से बहुत सारे मुद्दे, तो ये सब मुद्दे आपके एक तरीके से स्पॉन्सर्ड होते हैं। सीमा विवाद का मुद्दा आ जाएगा, मल्टीपल मुद्दे बना दिए जाते हैं। तो ये कारण है भारत और चीन को लेकर। अब इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखिए। भारत और नेपाल के मध्य तनावपूर्ण संबंधों के पीछे चीनी कारक की भूमिका की विवेचना कीजिए। भारत और नेपाल के मध्य तनावपूर्ण संबंधों के पीछे चीनी कारक की भूमिका की विवेचना कीजिए। चीनी फैक्टर्स क्या क्या हैं? सभी लोग एक बार इसको देख लें, लिख लीजिए क्वेश्चन और लिखिएगा इसको घर पे। जितने पॉइंट है, 7 पॉइंट आपको बताए, इन पॉइंट को ऐड करिएगा। भारत नेपाल के मध्य तनावपूर्ण संबंधों के पीछे चीनी कारक की भूमिका। तो पहले एक बार तनावपूर्ण संबंध बताइएगा। तनावपूर्ण संबंध मैंने आपको पहले बता रखा है ना, क्या क्या, ये सब दिखे, इसके पहले मैं डिटेल में चर्चा कर चुका हूं। ये है आपके भारत नेपाल के बीच में तनाव के संबंध, भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि, भारत नेपाल में संविधान का मुद्दा, सीमा विवाद का मुद्दा, काली नदी का मुद्दा, मानचित्र विवाद का मुद्दा, जल संबंधी मुद्दा, विस्थापन पुनर्वास का मुद्दा, नागरिकता कानून से जुड़ा हुआ मुद्दा, चीन का हस्तक्षेप, ये सारे मुद्दे मैंने आपको डिस्कस किए हैं इसके पहले के सेशंस में। ठीक है, जितने भी लोग रेगुलर हैं वो ये सब जानते हैं। तो इन मुद्दों के बीच में चीन का फैक्टर कहां तक है, चीन कैसे जो है यहां पर हस्तक्षेप कर रहा है,
ये सारे पॉइंट आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। चीन कैसे प्रभाव कर रहा है ये आपको बताना है, ठीक। जब वहां पे 2015 में संविधान बना तब से जो है मधेसी लोगों के मांगों की जो उपेक्षा की गई, और मधेसी लोगों के मांगों के कारण से आपको पता है कई बार जो है भारत नेपाल सीमा को जो है कई बार बाधित भी किया गया। तो ऐसे में फिर कौन आ जाता है ना, नेपाल, चाइना आ जाता है लगातार। अब भारत नेपाल सीमा अवरुद्ध थी ना बीच में मधेसी मुद्दा के कारण से, तो फिर चाइना क्या करता है, आके खड़ा हो जाता है। और वही सब रीजंस हैं जिन रीजंस में भारत विरोधी वहां पे नीतियां चलाई जाती है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि थोड़ा नेपाल के मुद्दों को रिव्यू करे, देखे और संतुलित करने का प्रयास करे। सभी लोग लिख लेंगे, एक बार लिखने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए